अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 162 शिमला का सफर। लतिका जी ने सुजॉय को खामोश देखकर इस बार कुछ और सख्त लहजे में कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं सुजॉय। लतिका जी का इस तरह से पूछना था कि जैसे सुजॉय की बर्दाश्त ने जवाब दे दिया। उसने कुछ झल्लाते हुए कहा, वही तो मां, वही तो मैं वही तो नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं। आपको वो लड़की दुखी दिखाई दे रही है, मुझे वो दुखी दिखाई दे रही है। आपको उसके अधिकारों की फिक्र है, आपको इस बात की फिक्र है कि कहीं वो किसी मेंटल ट्रॉमा का शिकार न हो जाए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है। तो मां, मैं आपको बताता चलूं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज आप एक बार उससे तो बात करके देखिए कि वो इसके बारे में क्या सोचती है। जिस तरह से आप उसे फेवर करने के चक्कर में मेरा पहलू इग्नोर कर रही हैं, वो बात मेरी समझ से बाहर है मां। लतिका जी को ये उम्मीद नहीं थी कि सुजॉय उनसे इस तरह से सवाल करेगा, इसीलिए वो कुछ पलों के लिए खामोश रह गईं। अभी लतिका जी और सुजॉय में बहस हो ही रही थी कि तभी ऊपर सीढ़ियों से आ रही आहट सुनकर दोनों की नजरें उस तरफ उठ गईं। सुजॉय ने देखा कि जेनी अपना बैग उठाए धीरे धीरे नीचे चली आ रही थी। लतिका जी उसे देखते ही उसकी तरफ लपकी और फिर बेचैनी से कहा, जेनी, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? जेनी की आंखें भरी हुई थीं। उसने रुंधे हुए गले से जवाब दिया, मैं अपने घर जा रही हूँ आंटी। ऐसे भी अब मेरी मोच काफी हद तक ठीक है, और फिर मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहकर आप दोनों के बीच टेंशन की वजह बनूं। लतिका जी ने उसे बहलाते हुए कहा, अरे तुम्हें किसने कह दिया कि हमारे बीच तुम्हारी वजह से टेंशन हो रही है? मैं तो बस उसको समझा रही थी बेटा। लतिका जी की बात सुनकर जेनी ने शिकायती नजरों से सुजॉय की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है आंटी। मुझे तो सुजॉय का बिहेवियर देखकर हैरानी हो रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी बातों से कहीं से भी ये नहीं लगता कि उसे इस बात का पछतावा है। उसने मेरे साथ गलत किया है, वो इस बात को मानना भी नहीं चाहता। फिर मैं यहां रहकर क्यों अपने आप को जबरदस्ती किसी के सिर मढ़ूं? लतिका जी ने धीरे से कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन जेनी ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, नहीं आंटी, अभी मुझे सब सही समझ में आया है। मुझे नहीं मालूम उस रात सुजॉय ने नशे की हालत में जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसका मेरी जिंदगी पर आगे क्या असर होगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर इसे अपने ऊपर इतना ही यकीन है तो फिर मैं भी अपने आप को इसकी नजरों में वैल्यूलेस नहीं बनाऊंगी। समझ लूंगी कि दोस्त के रूप में मुझे कोई भेड़िया मिला था जिसने मुझे छला और मुझे छोड़कर चला गया। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है आंटी, जाने दीजिए। जेनी की बात सुनकर जहां लतिका जी परेशान सी हो गई, वहीं सुजॉय के चेहरे पर वैसे कोई भाव ही नहीं दिख रहे थे। उसने एक बार जेनी को रोकने तक की कोशिश नहीं की। जेनी ने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। जेनी के जाते ही जैसे लतिका जी का गुस्सा एक बार फिर से फट पड़ा था। उन्होंने सुजॉय को गुस्से से देखते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर चाहते क्या हो तुम। एक अनाथ लड़की को पहले इस तरह से मोलेस्ट किया, अब उसके बाद बजाय अपनी गलती मानने के एटीट्यूड दिखा रहे हो। लतिका जी के एक एक शब्द सुजॉय के कानों में किसी तीर की तरह चुभ रहे थे, लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद भी न जाने क्यों उसका दिल जेनी की तरफ से शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा था। उसके अंतर मन से बार बार एक ही आवाज आ रही थी, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। लतिका जी जब खूब बोलकर थक गईं, तो फिर सुजॉय अपने कमरे में चला आया। उसके वहां से जाते ही लतिका जी अब तेजी से अपनी आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगी। कमरे में आकर उन्होंने जेनी के बारे में सोचना शुरू किया। ये आजकल की लड़कियां भी ना, क्या जरूरत थी उसे इतना ज्यादा जज्बाती होने की। अब मुझे फिर से कोई तगड़ा प्लान ढूंढना पड़ेगा ताकि इस बार फाइनली मेरी फिक्र हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अपने कमरे में आकर सुजॉय का दिल किसी भी तरह से नहीं लग रहा था। मन में एक बेचैनी सी थी, लेकिन बावजूद उसके वो जेनी से जरा भी सिंपैथी महसूस नहीं कर रहा था।
जेनी के बारे में सोचते हुए उसके मन में बस ही लैला का ख्याल आ गया। मुझे लगा था लैला कि तुम मुझे अब समझती हो, लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि तुम मुझे सिर्फ जेनी के साथ देखकर ही इतनी उखड़ सी गई। हाँ, अगर तुम्हें ये बात पता रहती और उसके बाद तुम्हारा ऐसा रिएक्शन होता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अभी जब तुम कुछ भी नहीं जानती फिर तुम्हारा मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों है? मैं तुमसे इस बात का जवाब लेकर रहूंगा। और ये ख्याल आते ही उसने एकदम से उठकर लैला को कॉल लगाया। दूसरी तरफ मारिया ने फोन उठाया था, मगर उसकी आवाज सुनते ही मारिया ने जल्दी से कहा, मैं लैला मैम को फोन देती हूँ। कुछ ही पलों में फोन पर लैला की आवाज उभरी। हाँ सुजॉय साहब, बोलिए। एक बार फिर अपने लिए लैला के मुंह से बेगानों की तरह सुजॉय साहब सुनकर सुजॉय ने एक तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, क्या मैं फिर से सुजॉय साहब बन जाने का रीजन जान सकता हूँ? लैला ने उसी टोन में जवाब दिया, मुझे लगता है आपको ये सवाल करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप उसकी वजह अच्छी तरह से जानते हैं। पहले से ही माँ और जेनी की बातों से डिस्टर्ब सुजॉय का दिमाग घूमने लगा था। उसने कुछ गुस्से में कहा, वही तो नहीं जानता मैं, और मुझे वही जानना है। मुझे बताओ लैला कि तुम्हारे अचानक से ऐसे उखड़े उखड़े बिहेवियर की वजह क्या है? मानता हूँ शुरू से हमारे बीच काफी सारी गलतफहमियां होती रही हैं। ये भी मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बुरा भला कहने की आखिरी हदें पार कर रखी थी, लेकिन हाल के कुछ दिनों में मुझे लगने लगा था कि शायद हम लोग एक दूसरे को अब अच्छे से समझते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मेरा जेनी के साथ पार्टी में आना तुम्हें इतना बुरा लग गया? सुजॉय की बात सुनकर लैला कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुजॉय साहब कि आप कौन सी पार्टी में किसके साथ जाते हैं। हाँ, बस मैं उस बात के लिए आजाद हूँ कि अगर मुझे कोई इशारा मिले तो मैं उसे समझूं। फिर दो लोग आपस में ज्यादा करीब हो रहे हैं तो उनके बीच में पड़ने से बेहतर है ना कि मैं खुद को किनारे कर लूं, और मैं वही कर रही हूँ। सुजॉय ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा, तुम्हें किसने कह दिया लैला कि मैं जेनी के करीब हो रहा हूँ? मुझे बताओ, तुमसे किसने कह दिया जो तुम अचानक मुझसे ऐसे बेगानों की तरह बिहेव करने लगी हो? जवाब में लैला के लहजे में मायूसी सी उतर आई थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम सुजॉय साहब कि मेरी किस बात से आपको ऐसा गुमान हुआ, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है जिसकी वजह से आपको जेनी के साथ देखकर मुझे कुछ बुरा फील होना चाहिए। हाँ, रहा सवाल खुद को किनारा करने की बात का, तो जब आप वजह पूछ ही रहे हैं तो मैं बता दूं, ताकि आपको मेरा अपने आप को सीमित करने का रीजन समझ में आ सके। मैंने ड्राइविंग कैंसिल करने वाली रात को आपको कॉल किया था, ड्राइविंग के बारे में कुछ बोलने के लिए। ये सुनकर सुजॉय ने कुछ चौंकते हुए कहा, उस रात? और ये सोचते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लैला ने हामी भरते हुए आगे कहा, हाँ, उसी रात फोन जेनी ने उठाया था और उसने कहा कि आप इस वक्त उसके कमरे में सो रहे हैं, और फिर मुझे उस वक्त कॉल करने के लिए बातें भी सुनाई। अब आप मुझे बताइए, इतना सब कुछ सुनकर क्या मुझे खुद से साइड नहीं हो जाना चाहिए? लैला की पूरी बात सुनकर सुजॉय ने मन ही मन गुस्से में कहा, ओ जेनी जेनी जेनी, तुम और तुम्हारी साजिशें। सुजॉय की मन की बातों से अनजान लैला ने आगे कहा, मुझे अपनी जिंदगी में कोई थ्रिल नहीं चाहिए सुजॉय साहब, इसीलिए मैं खुद को हर उस बात से अलग रखना चाहती हूँ जो मुझे डिस्टर्ब करे। इसीलिए बेहतर होगा कि अब आप मुझे पहले किसी बात का हवाला न दें। कहकर लैला ने सुजॉय का जवाब सुने बिना ही कॉल रख दिया। लैला के कॉल कट करने के बाद सुजॉय को जेनी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने उसी गुस्से में अपने पैर से एक जोरदार किक सामने रखी चेयर पर मारी। चेयर एक झटके से गिरकर दूर तक घिसटती हुई फेंकी जा चुकी थी। फिर अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में ढांपकर सुजॉय वहीं अपने बेड पर बैठ गया था। इस वक्त उसका दिल चाह रहा था कि वो जोर जोर से चीखे चिल्लाए, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसके कानों में लैला का लहजा अब भी गूंज रहा था। उसने एकदम से बेचैन होकर खुद से कहा, मुझे पता है लैला, तुम अभी मुझसे दूर जाने की हर कोशिश करोगी और मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, लेकिन मेरा नाम भी सुजॉय पाहूजा है। एक मुद्दत के बाद दिल इस बात के लिए राजी हुआ है
कि किसी को वाकई में चाहा जा सकता है। फिर तुम्हें ही सोचा, तुम्हें ही महसूस किया, और आज भी कर रहा हूं। बल्कि अपने दिल को टटोलता हूं तो यही आवाज आती। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। है कि मेरी सोच की डोर अब तुमसे कभी नहीं छूटने वाली। और मुझे इस डोर का वास्ता है लैला, कि मैं तुम्हारे मन में अपने लिए सारे मैल निकाल फेंकूंगा। मुझे बस तुम्हारा होना है लैला रॉय, सिर्फ तुम्हारा, और वो मैं करके दिखाऊंगा। खुद को इस वादे में बांधते हुए सुजॉय की आंखें जैसे चिंगारियां उगल रही थीं। तयशुदा वक्त पर कबीर और लैला एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। कबीर ने उसका बोर्डिंग पास उसे देते हुए कहा, तो मिस लैला, तुम अपनी जिंदगी की पहली फ्लाइट जर्नी करने जा रही हो, कैसा महसूस हो रहा है? कहते हुए वो दोनों वेटिंग लाउंज में आ बैठे थे। लैला ने अपना पर्स साइड रखते हुए इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, अभी मन अजीब अजीब से एहसास से घिरा है। एक तरफ जहां इस बात की एक्साइटमेंट है कि पहली बार प्लेन में सफर तय करूंगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक अजीब सा डर भी लग रहा है। कबीर ने उसे कुछ ट्रैवल टिप्स देते हुए आगे कहा, सबसे बड़ी बात है कि जब मैं तुम्हारे साथ में हूं तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। कबीर के लहजे में अपना पंसा था। लैला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शायद। कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली और ये दिखाने की कोशिश की कि वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं है, जबकि मन ही मन वो लगातार भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी, भगवान जी बस ये सफर आराम से कट जाए। बहुत मेहनत से इतनी बहादुर बनी हूं मैं। अब यहाँ प्लेन पर बोर्ड करते हुए कोई ऐसी बेवकूफी ना हो भगवान जी, जिससे कबीर सर के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। जब तक दोनों प्लेन में बोर्ड नहीं हो गए, तब तक लैला का दिल अजीब से अंदाज में धड़के जा रहा था। टेक ऑफ की अनाउंसमेंट ने जैसे रही सही कसर पूरी कर दी थी। लैला के पैर हाथ अब कांपने लगे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और जितने भी मंत्र आते थे एक एक करके सबको होठों ही होठों में बुदबुदाने लगी। उसकी बगल वाली सीट पर बैठा कबीर उसकी हालत देखकर खूब स्माइल कर रहा था। फिर जब उसने देखा कि लैला कुछ ज्यादा ही पैनिक साउंड कर रही है, तो फिर उसने कुछ सीरियस होते हुए कहा, देखो लैला, आंखें खोलो और चारों तरफ देखो। एक दो लोगों को छुड़ाकर बाकी सब शांत बैठे हैं। ऐसे कोई घबरा नहीं रहा, और घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। हर रोज हजारों लोग प्लेन से ट्रैवल करते हैं, शायद ही कभी कोई मसला होता होगा। अभी कबीर कह ही रहा था कि अचानक से प्लेन को तेज तेज झटके लगने लगे। अभी जितने लोग खामोश बैठे हुए थे, सबके सब एकदम से चिल्ला उठे। तभी पायलट की अनाउंसमेंट गूंज उठी, मौसम में आए अचानक से बदलाव की वजह से हम कुछ टर्बुलेंस फील कर रहे हैं। आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। अनाउंसमेंट सुनकर उनमें से कुछ लोग तो शांत हो गए थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी काफी डरे हुए महसूस हो रहे थे। तभी लैला की नजर सामने बैठी बच्ची पर पड़ी, जो कि बार बार घबराहट में अगल बगल देखे जा रही थी। लैला ने देखा कि उसकी बगल की सीट पर बैठा हुआ आदमी उसके बार बार मूवमेंट्स पर कुछ झिड़कता हुआ बोला, कांट यू सिट प्रॉपर्ली। वो बच्ची मुश्किल से 12-13 साल की रही होगी। उस आदमी की डांट सुनकर वो बिना आवाज के रोने लगी। टिश्यू से बार बार आंसू पहुंचते हुए वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी सिसकी बार बार लैला के कानों में पड़ रही थी। उसे इस तरह घबराते हुए देखकर लैला अपना डर जैसे भूल चुकी थी। तभी पायलट ने एक बार फिर से अनाउंस किया, मौसम की खराबी की वजह से हम इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हैं। लैंडिंग की खबर सुनकर ज्यादातर पैसेंजर्स ने राहत की सांस ली, लेकिन लैला की नजरें अब भी उसी लड़की पर टिकी थी। उसने एक नजर कबीर पर डाली तो वो कोई बुक पढ़ रहा था। उसका रिलैक्स्ड अंदाज देखकर लैला कुछ कुड़ सी गई। कुछ ही देर में जब प्लेन ने लैंड किया, तब जाकर अलग अलग तरह से परेशान हो रहे लोगों में कुछ सुकून सा आया। लैला ने देखा कि प्लेन के रुकते ही उस बच्ची के साथ वाला आदमी उसे कुछ कहकर वहां से चला गया। उसके जाते ही लैला के सामने बैठी उस बच्ची के सब्र का सारा बांध टूट सा गया और वो फफक फफक के रोने लगी। लैला से उसका यूं फटके रोना देखा नहीं गया। उसने अपना सीट बेल्ट खोला और एकदम से उसकी सीट के सामने जाकर बोली, क्या हुआ बेबी, आप इतना डर क्यों रही हो?
लैला का इतना सा कहना था कि उस लड़की ने एकदम से अपनी सीट बेल्ट खोली और लैला को खूब भींचकर हक करते हुए कहा, दी दी प्लीज मुझे बचा लो। लैला उसे ऐसे बिहेव करता देखकर चौंक सी गई। अनचाहे ही उसके हाथों ने भी उस बच्ची को एकदम सेफली होल्ड कर लिया। क्या लैला कर पाएगी उस बच्ची का डर दूर? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।